हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि अब सीटेट के लिए आपके पास मात्र 1 महीने का टाइम बचा है, तो इस 1 महीने में आपको क्या क्या चीज़ें अपनानी है जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाए, पहली बार में ही हो जाए और जो लोग बार बार पहले असफल हो चुके हैं उनका भी हो जाए। तो अब इस 1 महीने में आपको क्या क्या करना है, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए रखे हैं, तो अब मैं उन्हें आपके सामने रखूँगी। आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका 25 जून तक, ठीक है, 25 जून तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट अवश्य हो जाना चाहिए। इससे आगे आपका सिलेबस नहीं जाना चाहिए, यानी 25 जून तक आपको अपना सिलेबस अवश्य पूर्ण करना है, अनकम्प्लीट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, उसका रिवीजन भी आप अवश्य करते जाएं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नोट्स बनाते जाएं और लिखते जाएं। जो भी आप, ठीक है, लिखते हो, जो भी आपने पहले भी नोट्स अपने बनाए हैं, जो भी पढ़ा है, तो आपको उसका रिवीजन अवश्य करना है। बिना रिवीजन के वो चीज़ें हमें इतने से अच्छे से याद नहीं रहती हैं, तो रिवीजन भी आपको अवश्य करना है। रिवीजन आप साथ ही साथ करते जाएं। जो भी अभी तक आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी पढ़ा है, तो सबका आपको रिवीजन अवश्य करना है। और इसके साथ साथ जो विषय आपका ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस पर आपको 10 दिन तक फोकस करिएगा। यानी आपको अपने 10 दिन, ठीक है, आपको अपने 10 दिन सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर देने हैं, ठीक है। और साथ में आप उसको दूसरे सब्जेक्टों को भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको 10 दिन अपने उसी सब्जेक्ट पर अवश्य देने हैं जो सब्जेक्ट आपका वीक है, कमज़ोर है। अब बात करते हैं इससे आगे के पॉइंट की, कि जो विषय आपका अच्छा है। देखो, एक तो आपके हो गई कमज़ोर की बात की, जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो विषय आपका अच्छा है, तो उस पर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, फोकस करना है। क्योंकि जो विषय आपका अच्छा होता है, उस विषय, यानी वो विषय आपके सीटेट पास करने की गारंटी लेता है, ठीक है। क्योंकि उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर उसमें हम थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो फिर हमारे उसमें पूरे के पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। जैसे मान के चलिए कि आपकी सीडीपी अच्छी है, तो सीडीपी में आप 30 में से 28 और 29 का स्कोर कर सकते हो। और अगर आपकी ईवीएस अच्छी है तो 30 में से 30 भी ला सकते हो। और एसएसटी की बात करें तो वहाँ आप 60 में से 55 और से लेकर के 58 नंबर तक लेके आ सकते हो। और इतने नंबर अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में आते हैं, आपका मैथ साइंस अच्छा है, बहुत से बच्चों का मैथ अच्छा होता है, तो मैथ में भी वो पूरे 30 में से 30 नंबर लेके आते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि आपको टैग वर्ड्स निकालना अवश्य आना चाहिए, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हैं, आपको टैग वर्ड्स हैं, बाल केंद्र से चाहे, ये सारी चीज़ें अवश्य आपको आनी चाहिए। और जब भी आप पीवाईक्यू लगाएं तो पूरे टैग वर्ड्स के साथ लगाएं प्रश्नों को। आप ये देखें कि आपके ये जो टैग वर्ड्स हैं कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, किस तरीके से यूज हुए हैं। टैग वर्ड्स की वीडियो चैनल पर भी दी जा चुकी है, आप उसे भी अवश्य देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। जो हमारे टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये सीटेट पास करने की गारंटी भी होते हैं। अगर एक बार आप इन्हें सीख जाते हो तो आप अवश्य ही सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि सीटेट के प्रश्न पेडागोजी पर आधारित ही आपके पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो जैसे आप पेडागोजी पर पकड़ पीवाईक्यू लगाने से बनती है। आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओगे, आपकी पेडागोजी पर पकड़ अवश्य बनेगी। तो आप डेली एक पीवाईक्यू अवश्य लगाएं, प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। अगर आप पूरा नहीं लगा सकते हो तो आप कुछ टाइम फिक्स कीजिएगा कि आपको 5 दिन सिर्फ सीडीपी के लगाने हैं, 5 दिन ईवीएस के लगाने हैं, 5 दिन आपको एसएसटी के लगाने हैं, 5 दिन मैथ साइंस के लगाने हैं, ठीक है, और 5 दिन आपको भाषा के लगाने हैं। इस तरीके से आप पीवाईक्यू लेकिन डेली एक अवश्य लगाइएगा। अगर आप पूरा पीवाईक्यू लगा सकते हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आपको पीवाईक्यू भी अवश्य लगाने हैं। इसके बाद बात करते हैं हम भाषा की। तो देखो, भाषा के पीवाईक्यू भी आप अवश्य लगाते रहें,
क्योंकि भाषा में आपका ग्रामर बेस कुछ भी नहीं पूछा जाता है, 2 भाषाएँ होती हैं। और जहाँ तक जो हिंदी भाषा वाले होते हैं, ठीक है, वो हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं का चुनाव करते हैं। अगर आपने संस्कृत की जगह कोई दूसरी भाषा ली है, इंग्लिश ली है, उर्दू ली है, और या फिर जिस स्टेट से हो आप, जिस राज्य से हो, उसकी अगर आपने अपनी भाषा ली है, तो भी कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी दूसरी भाषा होती है, पेडागोजी आपकी दोनों में सेम ही होती है। जो भाषा आपकी मदर टंग है, आप उसी के अनुसार पेडागोजी पर अपनी पकड़ बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएँ। जितनी ज़्यादा आप पीवाईक्यू लगाओगे, उतनी ही आपकी पेडागोजी पर पकड़ बनेगी। और भाषा में आपके 60 नंबर आते हैं दोनों भाषाओं से, तो भाषा के सेक्शन पर भी आप थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि इसमें से आप 60 में से मान के चलिए कि आप कितने भी कम नंबर लेके आओगे, फिर भी आप 50 नंबर लेके अवश्य आओगे। और ये 50 नंबर आपके सीटेट पास कराने में एक बेस साबित होते हैं, क्योंकि 50 नंबर अगर हमारे भाषा में से दोनों भाषाओं में आ जाते हैं, तो फिर सीटेट पास करना इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि अगर आप जनरल से हो, तो मात्र आपको 40 नंबर और अन्य भाषाओं से अन्य सब्जेक्टों से आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाते हो, तो पीवाईक्यू लगाने से, ठीक है, आपको रीडिंग फास्ट करना आ जाती है, आप जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख जाते हो। और इससे आपके पास जो भी आपके प्रश्न छाँटने के लिए आते हैं, आप प्रश्नों को छाँटना भी सीख जाते हो। और सीटेट का प्रश्न पत्र हल करते समय आपका टाइम भी बचता है। और भाषा की जो भी आपकी दोनों भाषा हैं, तो उनका जब भी आप पीवाईक्यू लगाएँ, तो थोड़ा टाइम के साथ लगाएँ, कम से कम समय में लगाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय या तो आपका मैथ में लगता है, या फिर आपका भाषा के सेक्शन में लग जाता है। तो ये पॉइंट आपकी रही, तो भाषा पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि पीवाईक्यू आप जब भी लगाएं, तो पूर्ण टाइम मैनेज के साथ लगाएं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू आप बहुत स्लो लगाने हैं, अब आपको स्लो नहीं लगाने हैं, अब आपको पूर्ण टाइम मैनेज के साथ इसको लगाना है। कम से कम समय में आप लगाने की कोशिश करें, क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर बच्चों का असफल होने का कारण यही होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। प्रश्न पूरा आता है, लेकिन 150 प्रश्नों में से वो मात्र 110, 120, 130 प्रश्नों तक ही पहुंच पाते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेज अवश्य करिएगा। जैसे आपका 2.5 घंटे का होता है, ठीक है, प्रश्न पत्र आपका 2.5 घंटे में होना है एग्जाम में, तो आप इसे 2 से सवा 2 घंटे में ही पूर्ण करने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे, 1 महीने का टाइम अभी आपके पास पूरा है। ठीक है, और बाद का आप सिर्फ रिवीजन के लिए रख सकते हो। और इसके साथ साथ, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 की, ठीक है, और आप दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बार NCERT बुक्स अवश्य मतलब रिवीजन करना है, उनको एक बार अवश्य पढ़नी है। अगर आपने पहले से भी पढ़ रखी हैं, तो भी आपको उनका रिवीजन अवश्य करना है। तो NCERT बुक्स आप अवश्य पढ़ें, चाहे आप SST के स्टूडेंट हों, चाहे आप मैथ साइंस के हों, चाहे आप पेपर फर्स्ट के लिए EVS पढ़ते हों। अब बात करते हैं मैराथन की। यानी बच्चे बहुत से पूछते हैं कि क्या हमको मैराथन लेनी चाहिए, मैराथन से पढ़ना चाहिए। हाँ, आप मैराथन ले सकते हो, लेकिन अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, देखो मैराथन का अर्थ होता है आपका फुल रिवीजन। मैराथन में आपका सिर्फ रिवीजन ही करवाया जाता है, तो आपका फुल रिवीजन है। अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, आपके पास अच्छी बुक्स हैं, तो आप वहाँ से रिवीजन करिएगा, क्योंकि मैराथन में आपका टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर आप अपने नोट्सों से, अपनी बुकों से रिवीजन करते हो, तो वहाँ आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो। अगर आप मैराथन भी लेना चाहते हैं, तो आप मैराथन भी ले सकते हैं। और महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगी कि मैराथन जो भी बाद में अपलोड हो जाती है, ठीक है, आप लाइव मैराथन ना देखें, आप बाद में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके और उन्हें देख सकते हो। अगर आप काम करते हुए उन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो मैराथन क्योंकि रिवीजन होता है, आपने जो भी चीज़ें पहले से पढ़ी है, ठीक है, आप खाना बनाते समय भी मैराथन देख सकते हो, बाकी की चीज़ें भी करके देख सकते हो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में जैसे कि आप कोई एक टॉपिक चुनिएगा, जैसे CDP में आपको जैसे आप जीन प्याजे, तो जीन प्याजे पर पहले आप थोड़ा सा कुछ पढ़िएगा, ठीक है, उनके बारे में कि उन्होंने कितनी आपकी अवस्थाओं की दी है, उनकी अवस्था का नाम क्या है, ठीक है। फिर इस तरीके से उन पर थोड़ा सा पढ़िएगा पहले, और पढ़ने के बाद, ठीक है, उन पर आधारित जो भी PYQ है, ठीक है, उन पर आधारित जो भी प्रश्न है, आप गूगल से सर्च करिएगा, PYQ से उठाइएगा। सिर्फ आपको
फिर जीन प्याजे पर ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसी तरीके से आप एक टॉपिक ले सकते हो ईवीएस में भी, और पेडागोजी पर तो पेडागोजी के प्रश्नों को, और सीडीपी में आप अगर टॉपिकों के अनुसार प्रश्नों को सॉल्व करते हो, पीवाईक्यू लगाते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेटर ही नहीं बेस्ट साबित होता है। क्योंकि जैसे जीन प्याजे पर ही सिर्फ आप रिवीजन करिएगा, कोहल पर ही करिएगा, आपकी जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं उन पर लीजिएगा, ठीक है। बाल विकास है आपका, उन पर उस पर देखिएगा। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक टॉपिक लीजिएगा और उस टॉपिक पर आप फुल रिवीजन करिएगा, पीवाईक्यू लगाइएगा। अब बात करते हैं टैग वर्ड्स। आपको टैग वर्ड्स अवश्य आने चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षण विद्या भी आपको अवश्य आनी चाहिए। आप इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। टैग वर्ड्स पढ़ सकते हैं, शिक्षण विद्या का प्रयोग है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षा है आप उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ आज की वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही चर्चा करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, कुछ अलग पॉइंटों के साथ कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या अपनाना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।